हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम आ गए हैं अपनी एनसीईआरटी की सीरीज के एक नए चैप्टर के साथ, जिसका चैप्टर नंबर 6 राज्य, राजा एवं प्राचीन और एक प्राचीन गणराज्य है। फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, ये सभी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जो भी ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं कि वो हिस्ट्री से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है वो बिल्कुल एक नींव का काम करेगी। हम आगे की भी पूरी थ्योरी कवर कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने शुरुआत करी है एनसीईआरटी से। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर के, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत होती है, एक शंकरन नाम का एक लड़का है जो चुनाव का दिन है आज, तो देखता है कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। तो वो देखता है कि वे इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं। तब उसके नाना जी ने जल्दी से समझाने की उसे कोशिश की कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, कैसे बने। तो फ्रेंड्स, हम देखते आ रहे हैं लास्ट जब से भी हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम देखते आ रहे हैं कि शासकों का जो चुनाव है मतदान के जरिए हो रहा है। पहले जो कि था कि हमने पिछले जो उसमें भी पढ़ाया है, जो जन थे उसमें बटे हुए थे। तो कुछ लोग संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले क्या हुआ, राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अश्वमेध यज्ञ भी एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें राजा जो है घोड़े को छोड़ देता था और जहां जहां तक वो घोड़ा जाता था, वो जो एरिया था वो राजा के नियंत्रण में आ जाता था। अगर उसे किसी और राजा ने रोका बीच में, तो उसे उसे युद्ध में हराना होता था, तभी वह रह पाता था। जो नहीं तो जीतने वाला राजा संपूर्ण जो एरिया है उसका स्वामी बन जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भी कितने ही राजा चुने गए। अब अश्वमेध यज्ञ जो है, इसके बाद वे राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो भी हार जाते थे, और यह यज्ञ जो है विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सभी आमंत्रित जो राजा थे, वो सिर्फ उनका क्या काम था, उन्हें सिर्फ बैठकर देखना था। सारा प्रोसीजर वे देखते थे, सिर्फ वे आमंत्रित, क्योंकि हारे हुए राजा हैं। और जो राजा है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करके कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जो थे, वे सामान्य लोग थे, वे उपहार लाते थे। पुरोहित जिन्हें सुदूर मानते थे, वे उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है फ्रेंड्स, हमें देखना है। इस समय उत्तर भारत में खासकर जो गंगा यमुना क्षेत्र था उसमें कई ग्रंथ रचे गए। बात कितने टाइम पहले की हो रही है, 3000 साल पहले की। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। ऋग्वेद की जो रचना है वो वैदिक पीरियड में हुई है, और बाद के जो ग्रंथ हैं वे उत्तर वैदिक पीरियड में लिखे गए। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अन्य ग्रंथ भी हैं, लेकिन मुख्यतः ये हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई ऐसे समूह थे जिनमें पुरोहित था, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे। अब क्या क्या पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। पुरोहितों ने विभाजन किया है, वर्ण कहा जा रहा है। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जो इनका वर्णों का निर्धारण है वो कार्य के लिए डिवाइड कर दिया कि ये वर्ण ये कार्य करेगा। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उसका काम वेदों का अध्ययन या अध्यापन करना था, यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा जो स्थान है वो दूसरे नंबर पर शासक आ रहे हैं, जिन्हें क्षत्रिय कहा जा रहा है। उनका काम युद्ध करना है, लोगों की रक्षा करना है। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य हैं,
इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते हैं। विश्व या वैश्य में कौन है? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। और शूद्रों का क्या काम था? तीनों वर्णों की सेवा करना। तो तीनों वर्णों की सेवा करने का काम किसका था? शूद्रों का था। इन्हें अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। वैदिक काल में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो वर्ण का निर्धारण है वो उनके कार्य के आधार पर होता था, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा? उत्तर वैदिक काल में अब उनका जो निर्धारण था वो जन्म के आधार पर होने लगा। जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी वर्ण में लास्ट तक रहता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही वे भी लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से जो संपर्क है वो भी अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब समाज में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन हो जाते हैं कि मतलब इस तरह वर्ण व्यवस्था क्यों डिसाइड की गई। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और जो यहाँ पुरोहित थे उनका प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब देखते हैं जनपद की बात। जनपद कैसे स्टार्ट होते हैं? जो फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में देखा कि जन से स्टार्टिंग हो रही थी। अब उन्हें जो राजा थे वो जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। क्या है जनपद का शाब्दिक अर्थ? जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों में कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसनापुर, एटा के पास सतरंजी खेड़ा प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। क्या पता चल रहा है खुदाई से? कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये उत्तर वैदिक पीरियड में जब जनपद काल मतलब स्टार्ट हो रहा है तब की बात होने लगी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इनमें कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जितने चित्रित धूसर पात्र माना जाता है। इनके नाम से स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। आमतौर पर सरल रेखाएं हैं, ज्यामितीय आकृतियों के रूप में दिखाई देती हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जा रहा है। अब स्टार्टिंग होती है महाजनपद काल की। करीब 2500 साल पहले कुछ महाजनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा गया। अब जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद की शुरुआत हो गई है 2500 साल पहले। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता है कि अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी श्रीमती को दिखाते थे, मतलब अपनी श्रीमती को शो करते थे। ये उन्होंने दीवार ऊंची और बड़ी खड़ी की है और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उनके क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता, मतलब अंदर की भी सुरक्षा हो रही है और बाहर से भी सुरक्षा हो रही है। विशाल दीवार बनाने के लिए उन्हें लाखों की संख्या में ईंट पत्थरों का इंतजाम, हजारों स्त्री पुरुषों के लिए ने अथक परिश्रम किया होगा और बहुत सारे फ्रेंड संसाधनों की भी जरूरत पड़ी होगी। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इतने ज़्यादा सोर्स तो थे नहीं कि एकदम से मशीनें काम कर रही थी, तो व्यक्ति ही काम करते थे और सारा काम बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से किया जाता था। अब राजा सेना रखने लगे थे। पहले क्या होता था कि सेना नहीं थी, सेना भी होती थी तो बल युद्ध के टाइम के लिए थोड़े से टाइम के लिए वो बनाई जाती थी और वो फिर उसका मतलब स्थायी सेना नहीं थी। अब सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाने लगा, पूरे साल रखा जाता था। कुछ का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर के रूप में भी होता था।
कर की बात करें तो यहाँ अब कर की का क्या प्रोसीजर था। महाजनपद के राजा जो विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती होगी। ये तो डेफिनेटली जितनी बड़ी सेना होगी उतने ही उन्हें ज़्यादा संसाधन चाहिए। कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती होगी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा अब नियमित समय पर मतलब जो क्या होता था कि वे जो जनता थी वो राजा के लिए उपहार लाती थी। अब उपहारों पर नियमित निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगी। तो महाजनपद काल में अब नियमित कर की शुरुआत हो रही है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ज़्यादातर कृषक ही थे, तो फसलों पर लगाए गए कर जो क्या था वो सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही हैं और उपज का 1/6 भाग हिस्सा जो है 1/6 1/6 जो पार्ट है वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिसे भाग कहा जाता था। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि भाग किसे कहा जाता था। भाग क्या है। महाजनपद काल में भाग एक कर था। कैसा कर था। एक कृषि कर था और कितना था 1/6 था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। अब कारीगरों के ऊपर कैसे कर लगाए गए। उन्हें राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक भी कर देते थे। पशुपालक जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देते थे, जैसे दूध, घी वगैरह जो भी जानवर से प्राप्त होती है उस चीज के रूप में कर अपना देते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक भी जो जंगल से प्राप्त होती थी वस्तुएं वे उन्हें कर के रूप में देनी पड़ती थी। अब देखते हैं कृषि में क्या परिवर्तन हो रहा है। कृषि में परिवर्तन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल तक जो है लोहे का जो आविष्कार है, वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में होने लगा लोहे का यूज। और अब महाजनपद में मतलब कृषि में काफी परिवर्तन आ गया, क्योंकि लोहा अब ज्यादातर यूज होने लगा था। कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन भी लकड़ी के फाल जिन्हें बहुत मतलब मुश्किल हो जाता था लकड़ी के फाल से खुदाई करना, अब लोहे के फाल आसानी से जोत सकते थे। फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोग धान के पौधों का रोपण शुरू किया। खेतों में बीज छिड़क कर, जो पहले बीज छिड़क कर मतलब धान की फसल तैयार की जाती थी, अब धान का रोपण शुरू किया। और देखते हैं आप फ्रेंड महाजनपद काल से आज तक भी धान रोप कर ही तैयार किया जाता है। तो धान की पौध तैयार की जाती थी पहले, अब रोप कर तैयार किया जाने लगा। पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे अब जीवित रह जाते थे। पैदावार ज्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये ज्यादातर दासी और भूमिहीन खेती जो मजदूर थे उन्हें कमकार कहा जाता था। भूमिहीन खेती मजदूरों को, जिनके पास भूमि नहीं थी और मतलब खेती में ही मजदूर करते थे, उन्हें क्या कहा जा रहा है, कमकार कहा जाता था। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स आपको कि इसमें कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए। अब बात करते हैं महाजनपद जिसका नाम है मगध। मगध के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स में भी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि एनसीईआरटी का हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है। अगर आप शुरुआत से वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी। चलिए मगध की शुरुआत करते हैं। मगध लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब इतने ज़्यादा आपने सबसे पहले जो महाजनपद में नाम आता है वो मगध का ही आता है, सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाती थी। लकड़ी भी मिल रही है, हाथी भी मिल रहे हैं सेना के लिए, और लोहो ऐश की यहाँ पर खदानें भी हैं। तो एक तरह से ये बिल्कुल ही मतलब महाजनपद कहलाने लायक एरिया हो गया कि हाँ बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर सुविधा हो रही है। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद भी एक और महत्वपूर्ण मगध का ही शासक था। महापद्मनंद का नाम फ्रेंड्स आपने सुना होगा, जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य हराता नहीं, सॉरी वो घनानंद को हराया था। महापद्मनंद नंद वंश का प्रथम शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगीर है, जो आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसे बाद में राजधानी बनाया गया है बिहार की, मगध की। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का जो राजा सिकंदर था वो विश्व विजय करना चाहता था।
पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के साथ पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो अब जो सिकंदर के सैनिक हैं उन्होंने भी भारतीय जो शासक थे वे इतने शक्तिशाली थे कि उनसे डरकर भयभीत होकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अब फ्रेंड देखते हैं हम दूसरे महाजनपद को जिसका नाम है वज्जी। वज्जी भी मगध की तरह ही एक शक्तिशाली जो राज्य था वो बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। राजधानी वैशाली थी। बिहार जो मगध की राजधानी क्या है? मगध की पहले राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी है। वज्जी है, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली है। तो इसे के लिए क्या इसमें अलग खास बात है कि अलग किस्म की शासन व्यवस्था यहाँ की सब इसे अलग बनाती है, यहाँ की शासन व्यवस्था, जिसे गणीय संघ कहते हैं। गणीय संघ होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप जिसमें सभी राजा होते हैं, यानी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी ही राजा होते हैं। इस तरह से यहाँ पर शासन किया जाता था। गणीय संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत करते, वाद विवाद और बहस करते, जिससे डिसाइड हो जाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते। स्त्री, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर की बात करें तो बुद्ध और महावीर बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड हैं। दोनों ही गण से या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन को बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स बुद्ध और जो महावीर हैं दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं वज्जी संघ का यह वर्णन। जो वर्णन आप आगे देख रहे हैं, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। आप ध्यान रखना फ्रेंड, वज्जी संघ का एक वर्णन दिया गया है जो दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ये किसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया। अब इसमें बुद्ध का व्याख्यान, इसमें से थोड़ा सा पॉइंट दिए गए हैं, देखते हैं कि जो अजातशत्रु था और वज्जी संघ के बारे में बात हो रही है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अब वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता है। उसने अपने मंत्री वस्कार को, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है कि उसने अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए सलाह लेने के लिए अपने किस मंत्री को, वस्कार को किसके पास सलाह लेने के लिए भेज रहा है? वो बुद्ध के पास। तो एक ही लाइन से फ्रेंड्स कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर तो आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसने सलाह ली है पहले। ली किससे है? बुद्ध से ली है। और भेजा किसको है? भेजा है अपने मंत्री वस्कार को। तो उससे पूछता है कि मतलब मैं आक्रमण करूं या ना करूं। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। अब तो बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने यानी कि अजातशत्रु को मना कर दिया कि अगर वहाँ सब कुछ सही है तो फिर आप आक्रमण वहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वहाँ की उन्नति के लिए सही चल रहे हैं। वो आपको मतलब आप उनसे नहीं जीत पाएंगे अगर वहाँ पर सभी में एकता है, सभी मिलजुल कर काम करते हैं। तो उसने आगे कहा कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने आ जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स बुद्ध ने इतनी बातें कही हैं कि अगर वज्जी संघ उन्नति कर रहा है लगातार, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वे मिलजुल कर रह रहे हैं, सभी तरह के संतों का, बड़ों का आदर करते हैं, आपस में मिलजुल कर फैसला करते हैं, तो हर चीज़ वहाँ पर सही है। तो अजातशत्रु को उन्होंने वहाँ पर आक्रमण करने की सलाह नहीं दी। तक थे वो इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा, वहाँ पे कोई सफल नहीं हुआ। लास्ट में गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल किया। अब देखते हैं फ्रेंड्स एथलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे ज़्यादा एक शासन व्यवस्था जो हम बात करते हैं
प्रजातंत्र या गणतंत्र की थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है कि एथेंस सबसे पहले जो है ना, एथेंस के लोगों में यहाँ मतलब प्रजातंत्र और गणतंत्र की व्यवस्था देखने को मिली है, 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां जो हैं वो लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना में, नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा यहाँ भी नहीं मिलता था। व्यापारियों और शिल्पकारियों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। और एथेंस में जो खदान, खेतों, घरों, कार्यशालाओं और काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। फ्रेंड्स, ये वैसे तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, जो हमारे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एग्जाम है उसके लिए तो ज़रूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी अदर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल में लास्ट तक जुड़े रहे वीडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।